आपका स्वागत है आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी 21 सितंबर यानी आज सड़कों और पुलों की बिहार में देंगे बड़ी सौगात। जीएसटी कंपनसेशन कर्ज योजना के लिए हामी भरने वाले 21 राज्यों में केवल एक कांग्रेस शासित राज्य। एसबीआई ने किया आगाह, चल रहा है फर्जी लोन का खेल, इससे बच के रहें। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी बंद, पेट्रोल में 6 माह में 16 रुपये 17 पैसे लीटर का इजाफा, डीजल 81 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच मोदी सरकार ने पास कराया कृषि बिल। 50 करोड़ मेहनत कश मजदूरों की बदल जाएगी किस्मत, पीएम मोदी ने दिया तोहफा। फिल्म निर्माता मधुर भंडाकर ने की सीएम योगी से मुलाकात, फिल्म सिटी निर्माण को लेकर हुई चर्चा। बिहार के सभी कमिश्नरियों में बनाए जाएंगे ट्रैफिक और क्राइम कंट्रोल केंद्र। यौन शोषण पर कंगना रनावत का बड़ा खुलासा, कहा हीरो अपने रूम में और वैन में ले जाते। यूपी पुलिस 50 की उम्र पार कर चुके कर्मियों को करेगी रिटायर, डीजीपी ने दिए स्क्रीनिंग कराने के निर्देश। के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी आज अहम सड़कों और पुलों की बिहार में देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी आज 21 सितंबर को सड़क और पुल से जुड़ी बहुप्रतीक्षित 7 योजनाओं का वर्चुअल रैली के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं की कुल लागत 14,287.85 करोड़ रुपए है। दिन के 12 बजे शिलान्यास कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा, उनके शिलान्यास स्थल पर संबंधित जिले के डीएम व अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। इन योजनाओं में पटना के गांधी के समानांतर बनाने वाला 4 लेन पुल भी शामिल है। इसके अतिरिक्त बख्तियारपुर, रजौली और आरा मोहनिया सड़क को 4 लाइन में विकसित करने की योजना भी सूची में है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जीएसटी कंपनसेशन कर्ज योजना के लिए हामी भरने वाले 21 राज्यों में से केवल एक कांग्रेस शासित राज्य। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने स्वीकार किया है कि जीएसटी परिषद में संपूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की उपस्थिति है। जीएसटी अधिनियम के अनुसार किसी भी मुद्दे पर मतदान के लिए केवल 20 राज्यों को ही कोई प्रस्ताव पारित करना होगा। केंद्र सरकार की कर्ज योजना का विकल्प चुनने वाले 21 राज्यों में से एक कांग्रेस शासित प्रदेश भी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए देश के 21 राज्यों में जीएसटी काउंसिल द्वारा प्रस्तावित उधार के विकल्प को चुना है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इन सूची में कांग्रेस शासित प्रदेश पांडेचेरी का नाम भी है। आपको बता दें कि मणिपुर एकमात्र राज्य जिसने अपने ओपियन 2 का विकल्प चुना था, और लेकिन बाद में इसे विकल्प 1 में बदलना पसंद किया। बताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में कुछ और राज्य भी अपना उधार विकल्प देने पर सहमत होंगे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एसबीआई ने किया आगाह, चल रहा है फर्जी लोन का खेल। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को फर्जी लोन ऑफर्स को लेकर आगाह किया है। बैंक ने कहा कि अगर कोई आपको एसबीआई लोन फाइनेंस लिमिटेड और मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड की ओर से संपर्क करता है तो जान ले कि ये एंटिटी एसबीआई से जुड़ी नहीं हुई है। ये फ्रॉड एंटिटी है जो एसबीआई के ग्राहकों को फंसाने के लिए फर्जी लोन ऑफर दे रही है।
यह चेतावनी एसबीआई ने ट्वीट के जरिए जारी की है। एसबीआई ने कहा है कि ऐसा बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति एसबीआई लोन फाइनेंस लिमिटेड और मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड के नाम पर एनटीटी की ओर से लोन की पेशकश कर आम जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत में ये कंपनियां अस्तित्व में नहीं है। बैंक ने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि भारतीय स्टेट बैंक का एसबीआई लोन फाइनेंस लिमिटेड और मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड से किसी तरह का कोई नाता नहीं है। जो लोग इसका नाम लेकर लोन की पेशकश कर रहे हैं वे ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। बैंक ने कहा है कि आम जनता को विशेष रूप से सावधान किया जाता है कि उल्लिखित फर्जी कंपनियों को कोई प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान न करे। एसबीआई ने ट्वीट में यह भी कहा है कि जिन लोगों को लोन की ज़रूरत है वो सीधे बैंक के निकटतम शाखा से संपर्क करें। लोन लेने के लिए किसी बिचौलिए का सहारा न लें। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी बंद। पेट्रोल में 6 माह में 16 रुपये 70 पैसे लीटर का इजाफा, डीजल 81 रुपये 35 पैसे पहुँचा। उपभोक्ताओं पर कोरोना काल में पड़ रही महंगाई की मार। बिजली के बाद पेट्रोल गैस भी महंगी। लॉकडाउन में सोना चांदी के साथ ही अगर कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है तो वह है पेट्रोल डीजल। सोने चांदी की कीमतों में इजाफा होना रुक गया है, लेकिन ईंधन की कीमतों में आग लगी हुई है। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जिस सिलेंडर की सब्सिडी खाते में आ रही थी वह अप्रैल से बंद हो चुकी है। अगर वास्तविकता का पता न हो तो अपना बैंक खाता चेक करें। 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक सब्सिडी आम उपभोक्ताओं के खाते में आती थी, लेकिन अब नहीं आ रही है। गैस एजेंसी संचालकों की माने तो उपभोक्ता आता है, जानकारी लेता है कि सब्सिडी क्यों बंद कर दी गई है। सभी को बता कर परेशान हो चुके हैं कि हमारे यहाँ से किसी तरह की परेशानी नहीं है। सरकार ने सब्सिडी बंद कर रखी है, इसलिए खाते में पैसा नहीं आ रहा है। 9 महीने में सिर्फ 4 महीने ही सब्सिडी आई। 2020 के 9 महीने बीत चुके हैं, इसमें अभी तक सिर्फ 4 महीने ही सब्सिडी खाते में आई है। इसके बाद बिना किसी घोषणा के सब्सिडी को बंद कर दिया है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक किसी उपभोक्ता के खाते में पैसा नहीं आया है। सबसे अधिक सिलेंडर की कीमत फरवरी महीने में थी, जब एक सिलेंडर की कीमत 863 रुपये 50 पैसे आता था। इस समय सब्सिडी भी 278 रुपये 14 पैसे थी, लेकिन मई कीमत सबसे कम हो गई। यहीं से सब्सिडी आना बंद हो गया। भाग्य लक्ष्मी गैस एजेंसी के संचालक सीताराम खोईवाल ने बताया कि आगे पता किया तो जानकारी मिली है कि सिलेंडर की कीमत न्यूनतम 500-600 ही है। ऐसे में पहले ही सिलेंडर की रेट इतनी कम है, इसलिए सब्सिडी खाते में नहीं डाली जा रही है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच मोदी सरकार ने पास कराया कृषि बिल। राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी करते विपक्ष दलों के सांसद उप सभापति के आसन तक पहुंच गए थे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस वक्त विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि से जुड़े 2 विधेयक रविवार को राज्यसभा में पास हो गए। इससे पहले राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था। नारेबाजी करते विपक्षी दलों के सांसद उप सभापति के आसन तक पहुंच गए थे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस वक्त विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। हंगामे बढ़ता देख राज्यसभा की कार्रवाई भी कुछ देर के लिए बाधित हो रही थी। इससे पहले उच्च सदन में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा चर्चा के लिए लाए गए 2 अहम विधेयक कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्यिक संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर विपक्षी दलों के सांसदों ने पुरजोर विरोध करते हुए दोनों विधेयकों को किसानों के हित के खिलाफ और कारपोरेशन को फायदा दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया। दोनों विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भारतीय कृषि इतिहास में इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने आगे कहा कि ये कृषि विधेयक क्षेत्र में पूर्ण बदलाव सुनिश्चित करेंगे और करोड़ों किसानों को सशक्त बनाएंगे।
दशकों तक बिचौलियों द्वारा किसानों को विवश रखा गया और तंग किया जा रहा था, लेकिन संसद द्वारा पारित विधेयक उन्हें मुक्ति दिलाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 50 करोड़ मेहनतकश मजदूरों की बदल जाएगी किस्मत, पीएम मोदी ने दिया तोहफा। देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र में मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए सिर्फ 4 श्रम कोड बनाए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 12 कानूनों को रद्द करते हुए पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम कोड में शामिल किया है, यानी 29 की बजाय अब सिर्फ 4 श्रम कानून लागू होंगे। पहला वेग कोड, दूसरा OSH कोड, तीसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, चौथा सोशल सिक्योरिटी कोड। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने की सीएम योगी से मुलाकात, फिल्म सिटी निर्माण को लेकर हुए चर्चा। महाराष्ट्र में हंगामे के बीच प्रख्यात फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मधुर की यह मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई। इस दौरान यूपी में फिल्म सिटी निर्माण को लेकर अहम चर्चा भी हुई। यूपी में फिल्म सिटी की घोषणा के बाद अभिनेत्री कंगना रनावत समेत कई फिल्मी हस्तियां सीएम योगी के ऐलान की सराहना कर चुके हैं। मुलाकात में कई और मुद्दे भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री योगी ने मधुर भंडारकर को राम मंदिर के प्रसाद के तौर पर प्रभु राम का सिक्का दिया। इसके अलावा रामचरितमानस, तुलसी माला और भव्य दिव्य कुंभ की काफ़ी टेबल बुक प्रदान की। मुलाकात के बाद मधुर भंडारकर ने कहा कि जैसी फिल्म सिटी रामोजी राव हैदराबाद में है, वैसी ही नोएडा में बनाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयास शुरू किया है। इंडस्ट्री में भी इससे काफ़ी खुशी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश यह जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। हम देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी तैयार करेंगे। इसकी स्थापना के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बेहतर होगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार के सभी कमिश्नरियों में बनाए जाएंगे ट्रैफिक और क्राइम कंट्रोल केंद्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी प्रमंडलों में एक जगह पर यातायात एवं अपराध नियंत्रण केंद्र, इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था से लोगों में और सुरक्षा का भाव आता है। किसी प्रकार की दुर्घटना, अग्निकांड, हादसा, अपराध, मेडिकल इमरजेंसी आदि अन्य प्रकार की समस्याओं पर इसके माध्यम से नज़र रखी जाएगी और राहत के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन एवं अग्निशमन की तत्काल व्यवस्था की जाएगी और लोगों को कठिनाई में तत्काल सुविधा मिलेगी। अपराध नियंत्रण में भी इससे सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट सिटी के तहत पटना और बिहार शरीफ में एक केंद्र का कार्यारंभ किया। स्मार्ट सिटी के तहत भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी इस केंद्र की स्थापना के लिए बेल्टोन द्वारा समेकित कार्य के लिए निविदा शीघ्र पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टावर की व्यवस्था 6 महीने में होनी थी, जो 1 महीने में पूरी हो गई है। जो कंपनियां इसका फ़ायदा उठाना चाहती हैं, उनके आवेदन की अनुमति तेज़ी से मिलेगी और इससे लोगों को भी सहूलियत होगी। पटना इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर 15.97 करोड़ तथा बिहार शरीफ में यह सेंटर और ई गवर्नेंस बेस्ड स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन 102.94 करोड़ की लागत से बनेंगे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास की 347 करोड़ व नगर विकास की 136 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यौन शोषण पर कंगना रनावत का बड़ा खुलासा। कहा, हीरो मुझे अपने रूम और वैन में ले जाते, दरवाज़ा बंद। अभिनेत्री पायल घोष द्वारा निर्माता निर्देशक
अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद मीटू मूवमेंट पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। वहीं अनुराग कश्यप पर लगे इन आरोपों पर कंगना रनौत लगातार प्रतिक्रिया दे रही हैं। साथ ही दिग्गज निदेशक की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। पायल घोष के आरोप का समर्थन करते हुए कंगना रनौत ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। कंगना रनौत ट्वीट पर लगातार सक्रिय रहती हैं। उन्होंने पायल घोष का समर्थन करते हुए खुलासा किया है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ कई अभिनेताओं ने दुष्कर्म करने जैसी कोशिश की थी। कंगना रनौत ने ट्वीट पर यौन शोषण के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि अभिनेता अपने रूम, बैन और पार्टी में उनका शोषण करने के लिए की कोशिश करते थे। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, जो पायल घोष कर रही हैं, कई बड़े हीरो मेरे साथ भी ऐसा किया है, जैसे कि रूम या बैन बंद होते ही अपने गुप्तांग को दिखाना या किसी पार्टी में डांस करते हुए मुंह में जीभ को ले जाना, काम के लिए घर पर आना और फिर उनके साथ ज़बरदस्ती करना। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने मीटू मूवमेंट को बॉलीवुड की असफलता बताया है। इन दिनों कंगना रनौत बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड यानी उत्पीड़न करने वाली फिल्म इंडस्ट्री की संज्ञा दे रही हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, #मीटू मूवमेंट बॉलीवुड में असफल रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा रेपिस्ट और शोषण करने वाले उदारवादी थे, इसलिए इस मूवमेंट को मार दिया गया। मुझे पूरा यकीन है कि अन्य पीड़िताओं की तरह पायल घोष को भी परेशान किया जाएगा और चुप करवा दिया जाएगा। हम अच्छा समाज के हकदार हैं। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनेत्री ने कई फैंस इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे पहले कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप की ट्वीट पर आलोचना करते हुए लिखा, जहां तक मुझे मालूम है अनुराग ने स्वीकार किया है कि वह कई शादी के बावजूद भी कभी भी एक स्त्री से विवाह करने वाले नहीं रहे। जो उन्होंने पायल के साथ किया वह बॉलीवुड में आम बात है। बाहर से आकर संघर्ष करने वाली लड़कियों से सेक्स वर्कर की तरह व्यवहार करना उनके लिए सामान्य बात है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी पुलिस 50 की उम्र पार कर चुके कर्मियों को करेगी रिटायर। डीजीपी ने दिए स्क्रीनिंग कराने के निर्देश। 50 की उम्र पार कर चुके सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर पद तक के पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद पुलिसकर्मी अक्षम पाए गए उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद पुलिस महकमे ने 50 से ज़्यादा उम्र के कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन के एडीजी लखनऊ और नोएडा पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में पत्र लिखा है, जिसमें मुताबिक 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 50 की उम्र पार कर चुके सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर पद तक के पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद जो पुलिसकर्मी अक्षम पाए जाएंगे उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इससे पहले भी इस तरह के 3 पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। इस बार सीएम ने डीजीपी को कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह समाचार आपको कैसा लगा।